तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान एक चरण में ही 10 मई को कर्नाटक में सभी 224 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और 13 मई नतीजों का दिन। 10 मई मतदान, 13 मई नतीजे। राजीव कुमार आए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि 10 मई वो तारीख होगी जब कर्नाटक में वोटिंग होगी और 13 मई को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अब की बार कर्नाटक में 9,17,000 नए वोटर जुड़े हैं। 100 से ज्यादा उम्र के 16,000 से ज्यादा मतदाता हैं और बड़ी बात यह कि 80 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी वोटर होंगे उन्हें घर से वोट डालने की सुविधा होगी। वो घर से ही वोट डाल चुके होंगे और 10 मई वो तारीख होगी जिस दिन होनी है कर्नाटक में वोटिंग। 13 मई को नतीजे आने हैं। 224 बूथ बनाए जाएंगे जिसमें जो यूथ कर्मचारी हैं उनके तैनाती पर जोर दिए जाएंगे। 100 बूथों पर दिव्यांग कर्मचारी भी तैनात रहेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि 10 मई को वोटिंग होगी कर्नाटक में, 13 मई को उसके नतीजे आ जाएंगे। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। एक चरण में ही कर्नाटक में मतदान होगा। 10 मई मतदान का दिन, वोटिंग का दिन और 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। कर्नाटक में कुल 5 करोड़ 22 लाख वोटर हैं जिसमें 9,17,000 नए वोटर इस बार जुड़ने जा रहे हैं। 10 मई कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख, एक चरण में ही कर्नाटक में होगी वोटिंग। सभी 224 विधानसभा सीटों पर 10 मई को वोटिंग होगी और उसके 3 दिन बाद 13 मई को नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। इस बार के चुनाव में बीजेपी अकेले अपने दम पर, कांग्रेस अकेले अपने दम पर, जेडीएस बीआरएस के साथ मिलकर और आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम भी अलग अलग अपने दम पर चुनाव मैदान में ताल ठोकने की पूरी तैयारी में। अंकित गुप्ता जुड़े हैं हमारे साथ इस पर विस्तार देने के लिए। अंकित, 10 मई को वोटिंग होगी, 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। जी बिल्कुल, 10 नतीजे इसी बात को, लेकिन इस सबके बीच में प्रणय एक जो है यहाँ पर अभी सवाल भी पूछा गया है राहुल गांधी की वायनाड सीट को लेकर भी, और उसका भी हम भी जवाब का इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक को लेकर के बड़ी खबर यह है कि जिस बात का हमने अपने दर्शकों को जानकारी बताई थी कि एक चरण में मतदान हो सकता है और 15 मई से पहले नतीजे आ सकते हैं, तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि 13 तारीख को जो नतीजे आ जाएंगे और 10 मई को होगा मतदान, यानी कि एक चरण में मतदान और 13 मई को आएंगे नतीजे। और बड़ी जानकारी दे रहे हैं अंकित गुप्ता। और देखिए, वही जिस बात का जिक्र एबीपी न्यूज आपका चैनल पहले कह रहा था कि साहब एक ही चरण में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होंगे जिस तरीके से पिछली बार हुआ था। हालांकि इस बार कोरोना महामारी के बाद, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है पहला जो होने जा रहा है कर्नाटक में, इसी वजह से कुछ सस्पेंस जरूर था, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। कर्नाटक 10 मई मतदान का दिन, 13 मई को नतीजे। और बहुत महत्वपूर्ण यह है कि अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से चल रही है बाय इलेक्शंस के अनाउंसमेंट को लेकर, उसमें केरल वायनाड की सीट, क्या उस पर भी चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव कराने का कोई पहल किया जाना है, इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है चुनाव आयोग से। उस पर उनका क्या रुख रहता है, क्या वो जवाब देते हैं? हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अंकित गुप्ता वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मौजूद हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव तारीख का ऐलान हो गया है। वोटिंग होनी है 10 मई को और 3 दिन बाद 13 मई नतीजों का दिन। विवेक, और अब की बार सबसे अहम बात यह हो जाती है कि बीजेपी भी अकेले चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ रही है। 5 करोड़ 22 लाख के आसपास जो है वो मतदाता हैं उसमें। और सबसे अहम बात यह हो जाती है कि जो 80 साल से ज्यादा के वोटर होंगे उनके लिए यह व्यवस्था कर दी है चुनाव आयोग ने कि वो अपने घर से ही वोट डाल सकेंगे। कई बूथ बनाए जाए हैं दिव्यांगों को भी। और पहली प्रतिक्रिया भी आ रही है। पहली प्रतिक्रिया देखते हैं, बीजेपी की ओर से आ रही है। चलिए सीधा रुख करते हैं उनका। सर, आपकी सरकार है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, तो चुनौती आपके लिए ज्यादा है, आपको लगता है? कोई चुनौती नहीं है। जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक के लिए काम हुआ है और वह काम अद्भुत, बंगलौर से मैसूर का अभी एक्सप्रेसवे होना, हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन करना, केम्पेगौड़ा के स्टैचू का उद्घाटन करना, मतलब बहुत काम हुआ है। गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। इसके साथ साथ जो प्रदेश की सरकार द्वारा रायता विद्या निधि से लेकर के अनेकों योजनाओं पे काम हुआ है, इतना काम हुआ है। उस काम को पहले बूथ विजय अभियान, विजय संकल्प अभियान और विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से हम लोग कर्नाटक के एक एक घर तक पहुंचा दिए। और जो वहां से आवाज आ रही है वो भाजपा के समर्थन में आवाज आ रही है। प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि 40% की सरकार है, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है। हम कहते हैं कांग्रेस से
ये निराधार आरोप लगा रहे हो और जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है। हमने जन जीवन मिशन में 39 लाख अगर काम किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर काम किया है, 52 लाख किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया है। तो इसके अलावा जो काम किया हमने, जो 1 करोड़ 13 लाख आयुष्मान भारत का कार्ड देने का काम किया, कांग्रेस इन आंकड़ों पर क्यों नहीं प्रश्न खड़ा करती? और कांग्रेस की सरकार थी तो गरीबों के, किसानों के लिए क्या काम किया बताना चाहिए। तो कर्नाटक के लिए बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह को आप सुन रहे थे। बीजेपी की जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, हुंकार भर रहे हैं कि बीजेपी दोबारा से सत्ता में लौटेगी। लेकिन मैं एक आंकड़ा आपको बताती चलूं, पिछले 35 साल में कोई भी सरकार जो है कर्नाटक के अंदर वो रिपीट नहीं हुई है। लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है। जिस तरीके से पिछले दिनों 8000 किलोमीटर की लंबी जो विजय संकल्प यात्रा है वो बीजेपी की तरफ से पूरी की गई है। और अगर इसी साल 2023 की बात की जाए तो अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बार कर्नाटक में जा चुके हैं। ऐसे में डबल इंजन की सरकार कर्नाटक में फिर से भरेगी रफ्तार, यही वो हुंकार जो बीजेपी की तरफ से भरी जा रही है। और कांग्रेस की भी तैयारी बढ़ी है विवेक। और इसमें 224 विधानसभा सीटों में 36 अनुसूचित जाति है, तो यह भी समीकरण काफी अहम हो जाता है चुनाव के लिहाज से। 15 अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी, 173 सीटें सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। नीरज जुड़ रहे हैं विशेष जानकारी के लिए, संवाददाता नीरज के पास चलते हैं। ये जो समीकरण है 36 अनुसूचित जाति और 15 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट होना, यह भी काफी अहम हो जाता है कर्नाटक के लिए। नीरज जी बिल्कुल, हर चुनाव में हर एक सीट अहम होती है विवेक, क्योंकि कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जो दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र स्टेट है। इसलिए दोनों पार्टियों के लिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए ये स्टेट बहुत जरूरी है। जहां तक आपने 36 सीटों की बात की तो निश्चित रूप में पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने खासकर ओबीसी और जो SC ST में बहुत पैठ बनाने के लिए बहुत लंबा काम किया है। उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। लेकिन लगातार जिस तरह सिद्धरमैया आप कह रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, इसलिए इस चुनाव में सबसे जो अहम भूमिका हो जाती है वो हो जाती है जेडीएस की। यदि जेडीएस, जिनका गौड़ा वोट बैंक में बहुत जबरदस्त उनकी पकड़ है, अगर गौड़ा वोट बैंक में जिस तरह पिछले चुनाव में अगर आप देखें 32 सीटें जेडीएस ने जीती थी, अगर वैसा ही प्रदर्शन जेडीएस ने इस चुनाव में किया तब तो दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किल होगी और दोनों ही पार्टियों के लिए फिर से जेडीएस के दरवाजे पर जाने की नौबत आ जाएगी। यदि जेडीएस कमजोर रही, जैसा कि अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये चुनाव सीधे तौर पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होने वाला है, तो कांग्रेस बीजेपी में अगर 1-to-1 चुनाव हो गया तो वैसे में भारतीय जनता पार्टी भारी रहेगी, क्योंकि उन्होंने हाल ही में 2 ट्रम्प कार्ड जो खेले हैं उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। ट्रम्प कार्ड सबसे पहला ये कि जो 4% मुस्लिम आरक्षण है उसको उन्होंने निकालकर वोकालिंगा और लिंगायत पर बांट दिया, जो कि लंबे समय से लिंगायत समुदाय की मांग थी और इसी बात को लेकर लिंगायत नाराज बताए जा रहे थे। और अगर लिंगायत और ओकालिंगा दोनों एक मंच पर आकर भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने सपोर्ट कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप में इस चुनाव में भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आएगी। सरकार बना पाती है कि नहीं बना पाती ये डाउट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की तैयारी है और जिस तरह उन्होंने कार्ड खेले हैं, अगर ये उनका सक्सेस रहा तो एक बार फिर से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में साबित होगी। रहिए हमारे साथ नीरज, लौटेंगे आपके पास। बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी अब हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत आप दोनों का। के शर्मा जी, सबसे बड़ा गेम चेंजर बीजेपी के लिए क्या साबित होने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा वो क्या है जिसको लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में आप लोग? तुम्हारा जी सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ डेवलपमेंट। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार रही है मुंबई जी के नेतृत्व में, और निश्चित तौर से जो डबल इंजन की सरकार जो रही केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, ये डबल इंजन की सरकार ने जिस ढंग से वहाँ डेवलपमेंट का काम किया है, विकास का काम किया है, और एक नहीं अनेकों काम, मैं यदि 2-4 ही आपको बता दूं कि अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है 10 लेन की सड़क 118 किलोमीटर 8000 करोड़ रुपए का उसका उद्घाटन किया वहां पर। धारवाड़ में IIT के नए सेंटर जिसको 4 साल पहले चालू किया था इसी भाजपा सरकार ने, उसका भी लोकार्पण, मतलब हमने ही शिलान्यास किया, हमने उसका लोकार्पण किया। आज वहां पर जो है
आप शिमोगा में देखिए, नया एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, तमाम ऐसे डेवलपमेंट के काम। आज एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन जो है कर्नाटका की जनता को दिया है, जिससे रोजगार से लेके वहां डेवलपमेंट होंगे। हम डेवलपमेंट विकास के कार्य को लेकर ही जाएंगे और जनता के बीच अपना आशीर्वाद मांगेंगे। और पूर्ण एक बार शर्मा जी, आपने अभी बताया जी, हम वहां के रिवाज बदलेंगे, दोबारा सरकार बनाएंगे। आप रिवाज बदलेंगे और आप लगातार विकास गिना रहे हैं। और यहां पे कांग्रेस प्रवक्ता नीरज मिश्रा भी बैठे हैं, उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। नीरज मिश्रा, आपका क्या कहना है, आप कैसे उभर पाएंगे इससे? विवेक जी, ये समाज को तोड़ने वाली जो 40% कमीशन की सरकार वहां चल रही है, उसके जब डेवलपमेंट काम की बात कर रहे थे पहले अरुण सिंह जी और शर्मा जी, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि एबीपी न्यूज तरीके जो ईमानदार चैनल्स हैं, उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से वो मैसूर का जो 10 लेन का हाईवे है, वो आधा अधूरा हाईवे प्रधानमंत्री जी ने जाके उसका उद्घाटन कर दिया। जो बेंगलोर में नई रेलवे लाइन बनी, उसमें सिंगल अप सिंगल डाउन की जो कंप्लीट नहीं हुई है, उसका उद्घाटन कर दिया। तो चुनाव में जो जल्दी दिखा रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स को लेकर चले गए। और कांग्रेस की सरकार इन पर 40% कमीशन का आरोप नहीं लगा रही है। आरोप लगाया संतोष पाटिल ने, जो बीजेपी के नेता थे, जिन्होंने सुसाइड कर लिया, बोला कि हमसे 40% कमीशन मांगा। तो शर्मा जी, उन्होंने ये आरोप जल्दबाजी लगाया क्या बीजेपी की राजेंद्र जी नर्वसनेस ने। है, और क्या बीजेपी की नर्वसनेस ही थी कि बीच टर्म में येदियुरप्पा को हटाकर ताजपोशी बम्बई की? नहीं, रोमाना जी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। आपने विभिन्न राज्यों में देखा होगा, हमारे यहाँ नेतृत्व ट्रांसफर होता है। हमेशा हम नए नेतृत्व को सामने लाते हैं और ये करने की क्षमता हमारे अंदर है, ये कांग्रेसियों के अंदर नहीं है। जैसे ही एक नेतृत्व बदलते हैं, पूरे पार्टी इस्तीफा देके निकल जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कृति नहीं है। अभी सज्जन गिना रहे थे, यदि इस तरह का झूठ बोलना बंद करें, क्योंकि जब उद्घाटन होते हैं तो तमाम मीडिया होती है, तमाम लोग होते हैं और कोई भी इस विषय को नहीं कहता। लेकिन जो भ्रष्टाचार की बात करने वाले हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप जो है भ्रष्टाचार हम पे बता रहे हो, कांग्रेस और भ्रष्टाचार का आरोप दूसरों पर। अरे कांग्रेस तो पर्यायवाची है। आज ही एक फुटेज चल रहा है शिव कुमार जी का, कल किस तरह से जो रंगापट्टनम में उनकी प्रजाध्वनि यात्रा चल रही थी, उसमें वो किस तरह नोट फेंकते दिख रहे हैं रोमाना जी। शर्मा जी, आप पब्लिक के ऊपर में नोट फेंकते हुए साफ दिखाई पड़ रहे हैं, आज सारे चैनल में चल रहा है। और ये वही डी शिव कुमार है जो 300 करोड़ रुपया जिनके यहाँ इनकम टैक्स से पकड़ा गया, 6 महीने ये जो है तिहाड़ जेल की शोभा बढ़ाते रहे हैं दिल्ली में। ये जेल में रहे, जेल से बेल में। शर्मा जी, एक बात बताइए, जिस तरीके वो कांग्रेस पार्टी, आप कह रहे थे कि सरकार और चेहरा बदलते रहते हैं, लेकिन नीरज मिश्रा यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि जब चेहरा बदलते हैं और या फिर सरकार बनाई जाती है बीजेपी की, तो उस पर भी तो कई तरीके के आरोप लगते हैं। क्यों नीरज मिश्रा? विवेक जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अडानी के हाथ जो देश बेचने वाली पार्टी आज अपना जमीर बेचकर यहाँ झूठ बोल रही है, इनको थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए। या जमीर भी उस अडानी के हाथ बेच दिया, उसको 20,000 करोड़ रुपए किस शहंशाह ने दिए, उस पर सवाल का जवाब देंगे नहीं। आज सवाल ये है कि वहां की स्कूल एसोसिएशन रूपसा ने कहा कि हमसे पढ़ाने के नाम पर 30% कमीशन बोमई साहब मांगते हैं। बोमई साहब जब होम मिनिस्टर थे येदियुरप्पा की सरकार में, तो वहां पर सब इंस्पेक्टर के भर्ती घोटाले में 80 लाख रुपए इन्होंने ले लिए। तो ये तो ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, इनके बारे में काले चिट्ठे खोलने लगेंगे तो सोच कम पड़ जाएगा। लेकिन कर्नाटक की जनता जो है वो कांग्रेस की गारंटीज के साथ आज खड़ी है। उस 3,14,000 करोड़ का जो कर्नाटक सब अपने अपनी तरफ के दावे करेंगे, इन्हीं दावों को लेकर चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आप दोनों का फिर से रुख करूंगी, लेकिन इस बीच आपको बताते हैं चुनाव की तारीख के ऐलान पर कांग्रेस की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला कह रहे हैं कर्नाटक की जनता सरकार बदलने को बेताब है, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, दावा कांग्रेस का। कर्नाटक में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। हमारे साथ एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राजीव शुक्ला। सर, बीजेपी की वहाँ सरकार है, कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए? हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि जनता ने वहाँ मन बना लिया है कि उनको हराना है। कर्नाटक का माहौल अगर आप पता लगाएं तो लोग बिल्कुल बेताब हैं कि कैसे ये मौजूदा सरकार को हटाया जाए। तो वहाँ कांग्रेस की विजय सुनिश्चित और प्रचंड बहुमत से विजय सुनिश्चित। नहीं, लेकिन बीजेपी तो आप ही लोग पर सवाल उठा रही है। 2 बड़े नेता हैं, सिद्धारमैया जी और डीके शिव। देखो, ऐसा है, अपनी सरकार की कोई तारीफ तो कर नहीं सकते, कुछ है ही नहीं। तो फिर कांग्रेस में क्या हो रहा है इस पे बोलते रहते हैं। वो सब हम लोगों ने
कोई समस्या है ही नहीं, न सिद्धारमैया की न डीके शिव कुमार की। सब कितनी सीटें आएंगी सर आखिरी सवाल? देखिए, आपको बताया प्रचंड बहुमत। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं जो ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद हैं और लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। जैनेंद्र के पास चलते हैं। जैनेंद्र लगातार कर्नाटक वो कवर करते हैं। जैनेंद्र, अब कांग्रेस का क्या रहेगा, कौन से मुद्दे रहेंगे और किससे भ्रष्टाचार के जो वो आरोप लगाती है वो साबित कर पाएगी और जनमत हासिल कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार को वहां भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीते काफी समय से घेरती चली आ रही है और लगातार हमने देखा है कैंपेन वो चलाते रहे हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि इस बार कांग्रेस ने चुनावों के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया। 124 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। दोनों जो प्रमुख चेहरे हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, दोनों ही के सीटों का ऐलान हो चुका है। तो कांग्रेस की तैयारी देखकर के ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने अपना होमवर्क अच्छे से किया है। इसके अलावा चुनावों के ऐलान से पहले कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रजाध्वनि यात्रा निकाल चुकी है और 3-4 बड़े वादे भी कर चुकी है। प्रियंका गांधी का एक दौरा हो चुका है, राहुल गांधी का एक दौरा हो चुका है। 5 तारीख को राहुल गांधी फिर जाने वाले हैं। तो चुनावों के ऐलान से पहले अगर हम देखें तो कांग्रेस का हाउस ऑर्डर में लग रहा है। जो एक सवाल उठ रहे थे कि क्या डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों के एक साथ पाएगा कांग्रेस नेतृत्व, तो अब तक तो यही लग रहा है। दोनों की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है जो दोनों के बीच की प्रतिद्वंदिता को जाहिर करता हो। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की तैयारी ठीक लग रही है। आज चुनाव का ऐलान हो गया है। देखना है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में कैंपेन आगे चलता है और जो सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी का यानी नरेंद्र मोदी, वो चुनाव के आखिरी समय में चुनाव को मोड़ने की ताकत रखते हैं। उस चुनौती को कांग्रेस कैसे उससे जूझ सामना करती है और उसके क्या काट निकालती है, इसका इंतजार रहेगा। जी, मुझे लगता है अभी तो मोदी फैक्टर पर बात ही नहीं करनी चाहिए। अभी तो हमें यह बात कर लेनी चाहिए नीरज पांडे कि कांग्रेस के सामने जो बड़ी चुनौती थी कि साहब क्या घर की कलह को वो दूर कर पाएगी। तो फिलहाल टिकट बंटवारे में वो होता हुआ नजर आया है और ऐसे में अब क्या बीजेपी के सामने चुनौती यही कि येदियुरप्पा से लेकर कमान बम्बई को दी गई। बम्बई जो येदियुरप्पा खेमे के ही, लेकिन बावजूद इसके जो नाराजगी की बातें सामने आई येदियुरप्पा साहब की, जिसको मनाने के लिए हमने देखा कि कैसे गृहमंत्री अमित शाह तक जब जाते हैं तो येदियुरप्पा से मुलाकात करते हैं। वो कलह बीजेपी अपने घर में दूर कर पाएगी क्या? यही बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए। देखिए रोमाना, मैंने पहले ही ये बात कही कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, ना कि सिर्फ बीजेपी कांग्रेस या किसी कॉमन आदमी से आप बात करेंगे तो यही कहेगा कि येदियुरप्पा वहां के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर आप किसी नेता, अभी हमने प्रहलाद जोशी से हमने बात की तो प्रहलाद जोशी ने सबसे पहला नाम येदियुरप्पा का लिया। गृह मंत्री अमित शाह जब येदियुरप्पा के घर जाते हैं तो उनके बेटे से बुके लेते हैं, कहते हैं कि आप अपने बेटे को बुके दीजिए और उनसे बुके लेते हैं। पार्टी में कोई डाउट नहीं है क्योंकि एक उम्र होती है, एक समय होता है कि लोगों को एक पद दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत येदियुरप्पा के नाम को ही अभी तक देखा जाए तो सबसे आगे रखा है। हर बड़ी रैली में येदियुरप्पा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो एक बात तो सही है कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत है येदियुरप्पा है। और येदियुरप्पा क्यों है उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। येदियुरप्पा इसलिए है कि लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं और आज भी ये माना जाता है कि लिंगायतों में जो सबसे बड़ा कंट्रोल है वो येदियुरप्पा का है। और यदि लिंगायत पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में रहता है और वो वोट में तब्दील होता है, जो कि होता दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि मैंने पहले ये बात बताई आपसे कि जो 4% का आरक्षण है, जो 2% लगातार इस बात की डिमांड चल रही थी कि उनको दिया जाए, उस आरक्षण को मान लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिंगायत समुदाय की सभी मांगों को ऑलमोस्ट मांग लिया। और लिंगायत समुदाय जो चलता है वो मठों से चलता है। करीब करीब 60 से ज्यादा ऐसे मठ है जो पूरे लिंगायत समुदाय को कंट्रोल करते हैं कर्नाटक में। तो ऐसे में आज की डेट में यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी में येदियुरप्पा के कद को कम किया गया, मुझे ऐसा लगता दिखाई नहीं पड़ रहा। और येदियुरप्पा की जिस तरह से पार्टिसिपेशन है, हर बड़े कार्यक्रम में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, उससे लगता है कि जी ठीक है, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। और कर्नाटक में चुनाव का ऐलान हो गया है। 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे आएंगे। एक ही बार पूरी वोटिंग हो जाएगी। 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को आएंगे नतीजे। कुल 5 करोड़ 22 लाख मतदाता जो होंगे वो तय करेंगे कि कर्नाटक में आखिर तख्त पर कौन बैठेगा। तो किसके सिर सजेगा ताज, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलने जा रहा है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री देख रहे हैं आप। आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है एक ही चरण में। 10 मई वो दिन है जब कर्नाटक में सभी 224 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। नतीजों की तारीख 13 मई को आ जाएगी
तस्वीर साफ हो जाएगी। 13 मई को पता चल जाएगा कि कर्नाटक में कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री। आपको बता दें पिछले 35 साल में कर्नाटक में आज तक सरकार रिपीट नहीं हुआ है। अभी बीजेपी के सिर पर ताज है। बम्मई जो है, बसवराज बम्मई, वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस, हर दल की तरफ से हुंकार भरी जा रही है कि इस बार तो सत्ता में वही आने वाले हैं। तो क्या होगा, पूरी तस्वीर 13 मई को नतीजों के साथ साफ होगी। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बता दें कि साहब शाम 5 बजे कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पहला ओपिनियन पोल कर्नाटक के सियासी मूड का एबीपी न्यूज पर जरूर देख लीजिएगा आप। और फिलहाल आपको बताते हैं किस तरीके से डबल इंजन की सरकार ही कर्नाटक में भरेगी रफ्तार, ये हुंकार भरी जा रही है बीजेपी की तरफ से। पहली प्रतिक्रिया बीजेपी की चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद, सुनिए जरा। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कर्नाटक के सरकार, डबल इंजन सरकार, जो हमारा काम हुआ है और हमने ये विकास के कार्य, डेवलपमेंट कार्यक्रम करके दिखाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि कर्नाटक में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से। चेहरा कौन होगा सर? लास्ट टाइम हमारा 5-6 सीट कम आए थे, बाद में हमारा सरकार हमको करना पड़ा। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है जो माननीय येडियुरप्पा जी के नेतृत्व में और माननीय बोम्मई जी के नेतृत्व में अभी जो काम हुआ है, यह ऐतिहासिक काम हुआ है। तो इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है डबल इंजन सरकार फिर से चुनने के लिए लोग उत्सुक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास भी देखा है, झूठे वादा करना, जो कुछ भी वादा करते हैं वो कभी भी पूरा नहीं करना। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी कह रही है कि रिवाज बदलेगा, अब की बार भी डबल इंजन की सरकार कर्नाटक में बनेगी, जबकि कांग्रेस कह रही है कि भ्रष्टाचार करते हैं ये लोग, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है कांग्रेस, और वो ये दावा कर रही है कि वो जनता को कर्नाटक में समझा पाएगी और ये बता पाएगी कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक के लिए ज्यादा अच्छी है। बीजेपी से हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं के शर्मा, कांग्रेस से हमारे साथ नीरज मिश्रा हैं, और कर्नाटक के को समझने वाले, कर्नाटक के समीकरण को समझने वाले श्री कृष्णा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। श्री कृष्णा जी के पास चलते हैं और ये बताइए सर, लिंगायत समुदाय एक बड़ा मुद्दा रहा है, उसको कैसे साधेंगे ये लोग? आप देखिए, लिंगायत बहुत बड़ा समुदाय है, इसलिए उन्होंने येदियुरप्पा का भी मदद लिया है। अब देखिए, पूरे जब भी पीएम गए हैं कर्नाटक में, उनके साथ बोम्मई ही नहीं, येदियुरप्पा भी जा रहे हैं, यहाँ साथ में घूम रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब येदियुरप्पा छोड़ के गए थे बीच में भाजपा को, तब ये हार गए थे, अब फिर वापस ले आए। येदियुरप्पा काफ़ी बड़ा होल्ड है स्टेट में उनके, इसलिए वो येदियुरप्पा को साथ में रखें। उनका यही स्ट्रेटजी है कि इनको रख के हम अपने बल पे जीतें सरकार, कि पूरा नंबर मेजॉरिटी आ जाए इस टाइम। उनका यही प्लान है। और ये जो रिजर्वेशन है, ये भी इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से खेला है इन्होंने खेल, क्योंकि इससे आपको लिंगायत का वोट भी कंसोलिडेट हो जाएगा। ये बड़ी बात सर आप कह रहे हैं। मुझे लगता है नीरज मिश्रा के पास चलना चाहिए। नीरज मिश्रा, एक तो वो आरक्षण वाला दाव जो बीजेपी की तरफ से खेला गया है, और दूसरा जिस तरीके से 2021 में चेहरा बदल दिया, येदियुरप्पा की जगह बोम्मई की ताजपोशी कर दी गई, ये तो हम देख चुके हैं, मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है, चाहे उत्तराखंड हो या फिर गुजरात हो। तो मतलब यहाँ पर अपर हैंड फिलहाल बीजेपी का। रोमाना जी, अपर हैंड तो आपको इससे पता चलेगा कि पिछले 6 महीने में देख लीजिए, एन एमिनेंट पर्सनालिटी इज ज्वाइनिंग के मैसेज भाजपा से नहीं कांग्रेस से आपको मिला करते हैं, और रोज कोई ना कोई इनका पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और कोई ऐसा समाज का नेता जिसकी अपनी अंतरात्मा जाग गई कि वो इन भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रहेगा, वो कांग्रेस का दामन थाम लेता है। तो आपको अपर हैंड तो वहां दिख जाएगा। अभी किसी पत्रकार ने बहुत अच्छा कहा कि कर्नाटक की राजनीति में मठों का एक बड़ा योगदान है, तो मैं आपको याद दिला देता हूं, सिद्धलिंगा स्वामी मठ, वहां के मठाधीश ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि बम्मई सरकार हमारे मठ में काम कराने के लिए 30% कमीशन मांगती है। कमीशन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई,
ये मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। और कांग्रेस की जो गारंटीज हैं, वहां रोमाना जी, जनता ने कांग्रेस की गारंटीज को अपना लिया है। कि तो आप कह रहे हैं बीजेपी का भ्रष्टाचार और कांग्रेस की तरफ से जो गारंटी वाले वादे हैं गेम चेंजर साबित होंगे और प्रदेश में हाथ जो है वो मजबूत होगा। बीजेपी डूबता जहाज हो रही है क्या के शर्मा जी? ये जिस बात का जिक्र नीरज कर रहे थे कि साहब एमिनेंट पर्सनालिटी ज्वाइनिंग आवर पार्टी, ऐसे मैसेज कांग्रेस भेजती है। देखिए, फूके हुए कारतूसों से कुछ नहीं होता है रोमाना जी। इनको मैं अपर हैंड केवल इतना बता दूं कि अभी एक सप्ताह के अंदर अंदर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके क्षेत्र में मेयर का चुनाव हुआ, डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, दोनों चुनाव हार गई कांग्रेस वहां पर। जो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने क्षेत्र में जिता नहीं पा रहा है। हम कहते हैं ना कि चावल जब पकता है तो एक दाना देख के समझ में आ जाता है कि चावल पका है नहीं पका। यहां तो वो अपने क्षेत्र का सीट नहीं बचा पा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम राज्य में सरकार बनाएंगे। इसका कोई जवाब है? और रही बात चिट्ठी की, तो ये फर्जी चिट्ठी लिखाना कांग्रेस का बहुत पुराना काम है। अवार्ड वापसी गैंग, ये तमाम गैंग भी चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप ये फर्जी चिट्ठी जो लिखाते हैं फिर तथाकथित लोग उसमें कहते हैं हमने तो साइन ही नहीं किया। तो इसलिए कह रहा हूं, मैंने आईना जैसे दिखाया इनको डीके शिव कुमार की भ्रष्टाचार का, कांग्रेस के भ्रष्टाचार का, वैसे ही ये भाग खड़े हुए। आज रुपया बांट रहे हैं, आप 300-300 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं और कोई नीरज मिश्रा काम नहीं आप गिना पा रहे हैं। ठीक है के शर्मा जी, नीरज मिश्रा एक बात बताइए, जिस तरह से बीजेपी लगातार हमलावर होती है और इसे कड़े प्रहार करती है, के शर्मा वैसे ही किए जा रहे हैं, आपके भ्रष्टाचार के आरोपों को ऐसे खारिज कर दे रहे हैं और जिन लोगों को आप बता रहे हैं कि वो प्रधान व्यक्तित्व हैं आपके यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों को ये फूके हुए कारतूस बता रहे हैं, कैसे लड़ेंगे आप? विवेक जी, ये तो मुझे लगता है कि भाजपा के संस्कार बताता हो कि जो लोग 30-30, 40-40 साल भाजपा के लिए काम करके इधर अब कांग्रेस में आ गए, उनको फूका हुआ कारतूस कह रहे हैं। मैं आपको 3 नाम बता देता हूं। पहले एक नाम है संतोष पाटिल, एक नाम है श्री राजेंद्रन और एक नाम है TN प्रसाद। ये तीनों वो लोग हैं जिन्होंने खुदकुशी की। ये वो तीनों लोग हैं जो भाजपा के कभी ना कभी MLA MP जिला अध्यक्ष रहे और साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे। इन्हीं लोगों ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को कि बोमई साहब 40% कमीशन मांगते हैं। तो कितनी चिट्ठियों को झूठ बताएंगे? 3 आपके कार्यकर्ता जिन्होंने खुदकुशी कर ली, आप उनकी खुदकुशियों को कहते हैं। रोमाना जी, आप अपने प्रोड्यूसर को कह दीजिए कि एक बार गूगल पे सर्च कर ले, आपको सारी चिट्ठियां दिख जाएंगी। नहीं तो मैं भेज देता हूं, क्योंकि शर्मा जी का व्यक्तित्व जो है वो भाजपा आप लेके आते कहां है चिट्ठी? झूठ बोलेंगे, चैनल की मैं क्रेडिबिलिटी आप पर दोनों भी के पास सवाल आऊंगी, आप दोनों के पास मैं आऊंगी और बारी बारी से अपनी बात रखिए, बीच में मत बोलिए वरना दर्शक समझ नहीं पाते। जरा जल्दी से अपने रिपोर्टर्स का भी रुख कर लेते हैं हम। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद है। नीरज, मुझे लगता है उस बड़े सवाल का भी यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है कि साहब चुनाव भले ही कर्नाटक में, चुनाव भले ही विधानसभा का, लेकिन संदेश बड़ा 2024 के रूप में रहने वाला है, 2024 के लिए मिलने वाला है। और ऐसे में सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट वो विपक्षी एकता जिसकी बार बार हुंकार दिल्ली में तो भरी जाती है, कर्नाटक में क्या होगा, इसको लेकर भी सस्पेंस। रोमाना, अभी यहाँ एक बात बताना बहुत जरूरी है। देखिए, कर्नाटक में भ्रष्टाचार या लेन देन कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर ये मुद्दा होता तो भारतीय जनता पार्टी कभी येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री नहीं बनाती, और यदि ये मुद्दा होता तो डीके शिव कुमार कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष न बनाए जाते। तो ये तो बिल्कुल क्लियर मान लीजिए कि कर्नाटक में ना तो भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है, लोकल लोगों से भी आप बात करें तो भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं। वहां मुद्दा है लोगों की वेलफेयर की स्कीम्स। वहां लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो वहां लोगों के लोकल समीकरण मुद्दे हैं, वहां मठ और मंदिरों का बड़ा रोल है, वहां पर समाज का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं बार बार ये आपसे कह रहा हूं कि सामाजिक समीकरण जो पार्टी सेट कर पाएगी वही पार्टी जीतेगी। और इस मामले में आज भी मैं ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का रोल बड़ा रोल हो रहा है। उसके पीछे सिर्फ 2 कारण मानता हूं। मैं पहले भी ये कह रहा था, अभी भी ये कह रहा हूं, वोकालिंगा और लिंगायत, ये दोनों समुदाय जिस पार्टी ने साथ लिया वो चुनाव जीत जाएगा। जेडीएस यदि अपने पुराने तरह यानी पिछले चुनाव में जिस तरह से उसने किया 2018 में, अगर उसी तरह से इस
चुनाव में प्रदर्शन करें तो फिर से एक बार जेडीएस किंग मेकर हो जाएगी। कांग्रेस को भी उसके दरवाजे जाना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को भी जाना पड़ेगा। तो आज के समय में अभी जब मैं आपको कर्नाटक की स्थिति में घूम कर आया हूं, कम से कम 10 जिलों में मैं अपने घूमा है, लोगों से बात की है, लोगों से चुनाव को लेकर चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्रॉस द पार्टी लाइन सबसे बड़े नेता कर्नाटक के अंदर भी, आप ये भले कह वो रहे नेशनल हैं लीडर हैं, लेकिन कर्नाटक के एक आदमी से जो पार्टी कर्नाटक में सामाजिक समीकरण को साध पाएगी वही अब की बार ताज उसी के माथे पर होगा। कर्नाटक में चुनाव का ऐलान हो गया है। एक चरण में चुनाव होने हैं, 10 मई को वोटिंग होगी, 13 मई को नतीजे आएंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दम भर रही है। बासवराज मुंबई ने कह दिया है, उधर डीके शिव कुमार कांग्रेस के, उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपने अपने बयान है कि वो चुनाव के लिए तैयार हैं। इसमें कुल 5 करोड़ 22 लाख मतदाता जो है वो हिस्सा लेंगे और जो 80 साल से ज्यादा के उम्र के मतदाता होंगे वो घर से ही वोट कर सकेंगे। लगातार हमारी चुनावी चर्चा जारी है। हमारे स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है, श्री कृष्णा सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनके पास चलते हैं और ये जानते हैं। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आएगी और जो बीजेपी के ओर से वो लगातार वो कह रहे हैं कि वो अपने विकास को लेकर जाएंगे। एक और जो टर्म आता है वो आता है समीकरण साधने का। तो आपने कर्नाटक को बड़े बारीक से देखा है, तो आप बताइए कि उसकी राजनीति में अब की बार के इन चुनाव में क्या अहम रहने वाला है? मेरे को तो ये लग रहा है अभी जिस तरह से चल रहा है, जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक तो भ्रष्टाचार का आरोप है, वो तो ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। मेरे को लग रहा है शायद यहाँ पे एक किसी को भी मेजॉरिटी नहीं आने वाली है अभी तक। जिस तरह से ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, मेरे को लग रहा है ये 13 तारीख के बाद असली गेम शुरू होगा, जब नतीजे आएंगे उसके बाद, क्योंकि किसी को मेजॉरिटी तो आना नहीं है। मेरा यही विचार है कि लगता है जिस तरह से चल रहा है, क्योंकि वहाँ जनता भी खुश नहीं है इनसे, भाजपा से खुश नहीं है, पल्ली तरफ कांग्रेस के उनके कांग्रेस के सामने भी कोई नहीं है लीडर। सर, जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जल्दी से अंकित गुप्ता का रुख करते हैं। तो अंकित, क्या माना जाए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए वो 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ही लिखी जा सकती है क्या विपक्ष की एकता वाली स्क्रिप्ट? देखिए, विपक्ष की एकता फिलहाल नजर तो नहीं आ रही है। हालांकि बातें बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन उन बातों के बीच में ही कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो ये बयां कर देती हैं कि वो सिर्फ कहने को बातें हैं लेकिन असल में कुछ नहीं। लेकिन रोमाना, मैं एक चीज यहां पर जोड़ना चाहूंगा। 40% का जिक्र काफी किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से कमीशन की बात कही जा रही है, लेकिन मैं उसी में एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी लाना चाहूंगा कि 40% यहां पर महत्वपूर्ण तो है, लेकिन 40% वोट शेयर किसके पास आएगा? क्योंकि जिसके पास 40% वोट शेयर आएगा, यकीन मानिए वो सत्ता में, सरकार में वापस आएगा या सरकार बनाएगा। क्यों? क्योंकि पिछली बार बीजेपी 36% थी, कांग्रेस 38% थी, लेकिन सीटें बीजेपी की ज्यादा थी, कांग्रेस की कम थी। जो जेडीएस है उसके पास करीबन 18-20% था और वो किंग मेकर की भूमिका में थी। ऐसे में 40% जिसका लगातार जो है जिक्र जो आरोप प्रत्यारोप में हो रहा है, मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 40% वोट शेयर किसके पास है, क्योंकि सत्ता में वही जो पहुंचेगा। जी ठीक है अंकित, आपने जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। हमारे गेस्ट जुड़े थे, उनका काफी शुक्रिया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।